अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड यूटिलिटी फंक्शन, दैट इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो प्रेफरेंस कौन सी होती थी, जहां पर कंज्यूमर क्या करता था, दो गुड्स को साइमल्टेनियसली प्रेफर करता था, ठीक है, यानी कि वो किसी एक चीज को प्रेफर करेगा तो दूसरी गुड को भी उसके साथ साथ प्रेफर करेगा, ठीक है, कि उन दोनों जो गुड्स हैं उनकी कंजप्शन एक दूसरे के बिना नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरीके से हमारे पास बनता है यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करेगा, अगर किसी एक गुड को प्रेफर कर रहा है तो साथ में दूसरी गुड को भी प्रेफर करेगा। अब उन दोनों गुड्स का प्रेफरेंस का जो प्रोपोर्शन है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सपोज करो कि चाय और चीनी है, ठीक है, चाय और शुगर है, राइट बच्चों। अब कोई एक कंज्यूमर एक कप चाय पीना पसंद करता है तो उसकी मर्जी है, वो चाहे उसमें 1 चम्मच चीनी डाले या 2 चम्मच चीनी डाले या 3 चम्मच चीनी डाले, ठीक है। अगर वो एक कप चाय के साथ 1 चम्मच चीनी लेना पसंद करता है तो ये कैसा रिलेशन होगा, 1 to 1 का रिलेशन होगा, राइट बच्चों। और हो सकता है वो आधा चम्मच चीनी लेना पसंद करे तो ये 1 to 1 का रिलेशन नहीं रह जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि एक कप के अंदर 2 चम्मच चीनी लेना पसंद करे तो ये भी 1 to 1 का रिलेशन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूटिलिटी फंक्शन बनता है वो दोनों गुड्स को साथ में लेकर बनता है, दैट इज द यूटिलिटी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। दो गुड्स हैं, एक x1 है और एक x2 है, ठीक है। और यूटिलिटी फंक्शन क्या होने वाला है हमारे पास, दैट मिनिमम ऑफ द ax1, बच्चों देखो यहाँ पे कॉमा है, कॉमा bx2, ठीक है। और दूसरा भी हो सकता है, इस मिन की जगह पर मैक्स भी आ सकता है, ठीक है। द मैक्सिमम ऑफ ax1, bx2, ठीक है बच्चों। देखो अब सबसे पहली बात है मिनिमम का मतलब क्या है। मिनिमम का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 टर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो उस कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज तब होगी जब इन दोनों टर्म्स में से वो मिनिमाइज वाली टर्म को चूज करेगा, ठीक है। किसे चूज करेगा, मिनिमम टर्म को चूज करेगा तो उस कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी, राइट बच्चों। और इस वाले केस में इसका जो अपोजिट हो जाता है कि इस कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज होगी जब वो इन दोनों टर्म्स में से मैक्सिमम वाली टर्म को चूज करेगा, राइट बच्चों। अब सपोज करो कि मैंने यहां पर लिख दिया मिनिमम ऑफ, सपोज यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, ठीक है। तो कंज्यूमर के लिए कौन सा प्रेफरेबल होगा, यूटिलिटी क्या होगी उसकी, 1 होगी, राइट, क्योंकि उसका प्रेफरेंस कौन सा है, मिनिमम वाला है, तो वो मिनिमम टर्म को चूज करेगा, ठीक है। अगर मैंने इसको मिन की जगह पे मैक्स लिख दिया तो वो अब 2 को चूज करेगा क्योंकि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कहां पर हो रही है, मैक्सिमम टर्म पर, राइट बच्चों। इस मिन और मैक्स का मतलब समझ आया। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास आईसी कर्व्स। देखो बच्चों आईसी कर्व्स किस तरीके से बनते हैं। आईसी कर्व्स देखो किस तरीके से बनते हैं। यहां पर जब हमने प्रेफरेंस डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि जो इसके आईसी कर्व्स होते हैं वो एल शेप्ड बनते हैं। कैसे बनते हैं, एल शेप्ड बनते हैं क्योंकि यहां पर कंज्यूमर दोनों गुड्स को साइमल्टेनियसली कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। अब यहां पर ये हमारा x1 है, ये x2 है, राइट बच्चों। अब सपोज करो कि हमारे पास जो यूटिलिटी फंक्शन है मिन वाला है, दैट मिन ऑफ ax1, bx2, ठीक है। अब वो जो कंज्यूमर है वो दोनों गुड्स को, इस वाली को और इस वाली को सेम प्रोपोर्शन में कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 1 to 1 रिलेशन के साथ कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 कप चाय के अंदर 1 चम्मच चीनी लेना पसंद करता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास चाय हो गई, यहाँ चीनी हो गई, लेट कर लो, दिस इज द चाय एंड दिस इज चीनी, राइट बच्चों। अगर वो 1 कप चाय पिएगा, यहां पर 1 कप चाय है, दैट इज 1 कप, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर वो 1 चम्मच ही चीनी लेगा, राइट बच्चों। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। कौन सा पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। अगर वो 2 कप चाय लेना पसंद करेगा, 2 कप चाय लेगा तो उसको चीनी की रिक्वायरमेंट भी 2 चम्मच होगी, ठीक है। तो वो चीनी की रिक्वायरमेंट को भी बढ़ा देगा, दैट इज दिस पॉइंट, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों। अब अगर वो 3 कप चाय लेना पसंद करे, 3 कप चाय पीना पसंद करे, 3 कप, तो उसकी जो चीनी की रिक्वायरमेंट होगी वो भी 3 चम्मच होगी, तो दिस पॉइंट, ठीक है। अब इस सिंगल पॉइंट के ऊपर आईसी किस तरीके से बनेगा, देखो बच्चों हमारा एल शेप्ड बनेगा, लाइक दिस वन, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर लाइक दिस वन, दिस आर आईसीज,
ठीक है, ये क्या बन रहे हैं बच्चों, हमारे आईसीज बन रहे हैं। दिस इज IC1, दिस इज IC2, दिस इज IC3। ठीक है, तो हमारे जो आईसीज होते हैं यहाँ पर एल शेप्ड होते हैं। पहली बात, कौन से होते हैं, एल शेप्ड आईसीज होते हैं। दो आईसीज कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। हायर आईसी जो होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये जो आईसीज होते हैं, यहाँ पर बच्चों देखो एक चीज आ रही है कि ये एक लाइन निकल रही है यहाँ से, जिस लाइन को हम कहते हैं किंग्ड लाइन। क्या कहते हैं हम इस लाइन को, किंग्ड लाइन। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, किंग्ड लाइन। अब ये जो किंग्ड लाइन है वो 45 डिग्री पर बनेगी, 45 डिग्री से कम पर बनेगी या फिर ज्यादा पर बनेगी, ये डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यूज के ऊपर। क्योंकि ए और बी की वैल्यूज क्या बता रही है हमें, x1 और x2 के बीच के प्रोपोर्शन को बता रही है कि कंज्यूमर x1 और x2 को किस प्रोपोर्शन में कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक कंज्यूमर x1 और x2 को सेम प्रोपोर्शन में कंज्यूम करेगा तो इसका मतलब होगा कि b और a और b की जो वैल्यूज हैं वो आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो जब हमारे पास a इक्वल टू b होता है, a और b की वैल्यूज जो होती है वो सेम होती हैं, उस केस में हमारे जो आईसीज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, 45 डिग्री की लाइन के ऊपर बनते हैं, लाइक दिस। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब केस नंबर 2 आता है हमारे पास, जब हमारे पास जो a की वैल्यू होती है वो b से बड़ी होती है, a इज ग्रेटर देन b, तो उस केस में हमारा जो ये 45 डिग्री का एंगल होता है वो 45 डिग्री से ज्यादा का बनता है। कितना का बनता है, ज्यादा का बनता है, लाइक दिस। दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज आवर दिस। ठीक है, किंग्ड लाइन कहां पे बनेगी, 45 डिग्री एंगल से ऊपर बनेगी, कहां पर, ऊपर बनेगी। ठीक है, सो आवर दिस एंगल इज दी, तो आवर दिस एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री बच्चों, राइट। इस वाले किंग्ड के ऊपर हमारे आईसीज बनेंगे, राइट। अब हमारे पास थर्ड केस आता है, अगर हमारे बी की वैल्यू, ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी है। जब a और b बराबर होंगे तो हमारे पास जो किंग्ड लाइन है वो 45 डिग्री के एंगल पर बनेगी। अब जब हमारे पास जो a होगा वो b से बड़ा होगा तो हमारे पास किंग्ड लाइन जो होगी वो 45 डिग्री के एंगल से ऊपर बनेगी। और अगर हमारे पास जो a है वो लेस देन b होगा तो उस केस में हमारा जो किंग्ड लाइन है वो 45 डिग्री से नीचे बनेगी। ठीक है बच्चों, लाइक दिस। दिस इज आवर x1, दिस इज x2 एंड दिस इज आवर किंग्ड लाइन, राइट। यहां पर हमारे आईसीज बनेंगे लाइक दिस। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो बच्चों, ये तो मेन वाला केस हो गया कि मेन वाले केस के अंदर हमारे पास आईसीज किस तरीके से बनेंगे, हमने चेक कर लिया। अब हमारे पास मैक्स वाले केस के अंदर आईसीज किस तरीके से बनते हैं, ये देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें ना प्रॉब्लम करके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। देखो यहाँ पर हमारे पास जब मैक्स वाला केस होता है ना, तो मैक्स वाले केस के अंदर आईसीज इस तरीके से बनते हैं। देखो अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, यहां पर मिन की जगह मैक्स कर लो। ठीक है, मैक्स हो गया। अब मैक्स के केस में बच्चों इन दोनों में से जो मैक्स यूनिट होगी ना उसे कंज्यूमर प्रेफर करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x1 है, ये x2 है। मिन के केस में वो मिनिमम को प्रेफर कर रहा था और मैक्स के केस में वो मैक्स को प्रेफर करेगा। ठीक है, तो मैक्स का केस किस तरीके से बनता है, देखो बच्चों, लाइक दिस। ये वाले आईसीज बनते हैं इस तरीके से हमारे पास, ये वाले मैक्स के केस में। ठीक है, ये हमारे पास किंग्ड लाइन बनती है। देखो बच्चों, मैक्स के केस में हमारे पास आईसीज इस तरीके से बनते हैं, यहां पर मैक्सिमम को प्रेफर किया जाता है। किसे, मैक्सिमम को प्रेफर किया जाता है, राइट बच्चों। ये हमारे IC1, IC2, IC3, IC4। ठीक है, समझ आ रहा है। मैक्स के केस में आईसीज इस तरीके से बनेंगे और मिन के केस में इस तरीके से बनेंगे, राइट। इसमें एल शेप बनेंगे, इसमें इनवर्स बनेगा, राइट बच्चों। मैक्स के केस में इस तरीके से बनेगा। और बाकी हमारे पास रही बात वैल्यूज की कि a और अगर a इक्वल टू b होगा तो किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल जो हमारे पास 45 डिग्री लाइन है, किंग्ड लाइन है, वो सेम तरीके से रहने वाली है। ठीक है, अगर a हमारे पास ग्रेटर देन b होगा तो 45 डिग्री जो हमारे पास किंग्ड लाइन है वो 45 डिग्री से ऊपर बनेगी। अगर a जो होगा वो लेस देन b होगा तो जो किंग्ड लाइन है वो 45 डिग्री से नीचे बनेगी। ठीक है, समझ आए यहाँ पे दोनों केसेस।
तो हमारे पास जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन होता है उसके अंदर दो केसेस होते हैं, एक मिन वाला होता है, एक मैक्स वाला होता है, राइट बच्चों। अब सबसे लास्ट आता है हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज दी MRS। देखो बच्चों, जब हमने प्रेफरेंस को डिस्कस किया था तो वहां पर देखा था कि मैथमेटिकली जो है हमारे पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में MRS एग्जिस्ट ही नहीं करती है। MRS एग्जिस्ट करती है इसमें? नहीं करती। लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो इकोनॉमिकली हमारे पास MRS क्या होती है, दैट इज MUX1 अपॉन में MUX2, ठीक है, यही होती है ना इकोनॉमिकली हमारे पास MRS। तो बच्चों देखो, अगर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X1 0 हो जाए तो MRS क्या आएगी? MRS 0 आएगी, ठीक है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X2 0 हो जाए तो MRS क्या आएगी? इंफिनिटी आएगी। याद है सबको बच्चों? ये उस टाइम भी बताया था जब प्रेफरेंस पढ़ा था, तब भी बताई थी ये चीज, ठीक है, कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में MRS एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर MRS होती भी है तो वो 0 होगी या फिर इंफिनिटी होगी, और ये सिर्फ हम इकोनॉमिकली प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, राइट बच्चों। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास MRS निकल कर आती है वो कैसी है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2। तो किसी भी गुड की हम मार्जिनल यूटिलिटी तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसके केस में हम चेंज नहीं निकाल सकते। मैथमेटिकली हमारे पास MRS क्या होती थी? दैट इज चेंज इन X2 अपॉन में चेंज इन X1, यही आती थी ना MRS, ठीक है। जब मैथमेटिकली हम निकालते थे बचपन में, यानी कि फर्स्ट ईयर में या फिर 12th क्लास के अंदर, तो इस तरीके से MRS निकालते थे ना, दैट इज MUX2 अपॉन में MUX1, राइट बच्चों। तो इस तरीके से तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिकली देखेंगे तो इकोनॉमिकली इस तरीके से आ सकती है, वो भी सिर्फ 0 या फिर इंफिनिटी आएगी, राइट बच्चों। तो ये था हमारे पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन।